हेलो गाइस। आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ आस्था दी है। ठीक है। जो अभी इनके पास एक ऐसा एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस है। मैंने उस चीज के बारे में पहली बार सुना। और मे भी हो सकता है कि जो इस वीडियो को देखे तो बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं हो। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा दी के बारे में बता देता हूँ। दी अभी पीएचडी कर रही हैं आईआईटी दिल्ली एंड यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि दी अभी तो दिल्ली में रह रही है, ठीक है, आईआईटी दिल्ली से पीएचडी कर रही है। तो फिर यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड से कैसे पीएचडी कर सकता है कोई? ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और दी के पास जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस है। तो फर्स्टली दी वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है मधु गुप्ता चैनल पे। ठीक है। Thank you so much. Thank you for inviting me. इट्स माय प्लेजर दी। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आप से मेरा यही क्वेश्चन है फर्स्टली कि आप अपने पीएचडी के बारे में कुछ टॉपिक के बारे में और आपका क्या बैकग्राउंड है उसके बारे में कुछ बताइए। Okay, तो मेरा बैकग्राउंड इज फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। मैंने बीटेक करा था बायोटेक्नोलॉजी में थापर यूनिवर्सिटी पटियाला से। देन आई स्विच टू एमटेक फ्रॉम आईआईटी मंडी। उसके लिए गेट दिया था और फिर उसके बाद पीएचडी में एनरोल करा एक जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम में। उस प्रोग्राम को बोलते हैं यूपीडार प्रोग्राम। तो ये आईआईटी दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड का जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम है। सो इट्स नॉट लाइक कोलैबोरेशन, हमको दोनों जगह की डिग्री मिलेगी। तो जैसे इसमें क्या होता है ना कि हमें एक को प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होता है। तो जैसे आप बाकी पीएचडी का इंटरव्यू देते हैं तो आपको कॉलेज या प्रोफेसर चूज करना होता है। यहाँ पे हमें अपना प्रोजेक्ट चूज करना होता है और हर प्रोजेक्ट के साथ यू गेट टू सुपरवाइजर्स, वन फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड द अदर वन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड। कुछ लोगों के पास 3 या 4 सुपरवाइजर भी हो सकते हैं कि कोई को सुपरवाइजर हो जो दोनों में से किसी भी यूनिवर्सिटी का हो सकता है। तो आप इसके लिए अप्लाई करते हो और फिर आपको मतलब यू हैव अ प्री डिफाइंड प्रोजेक्ट थीसिस टाइटल एंड द सुपरवाइजर्स। ओके ओके। तो तो इंटरेस्टिंग चीज यही बन रही है कि इसमें जो अप्लाई कैसे करें। ठीक है। दी अभी दो मतलब आईआईटी दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया से इनको जो डिग्री मिलने वाली है उनके बारे में भी आएंगे कि क्या वो दोनों की कोलेब्रेशन डिग्री होगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को जानते हैं। ठीक है। तो दी इसका मतलब प्रोसेस क्या रहता है अप्लाई करने से लेके लास्ट सिलेक्शन तक का? जैसे नॉर्मली विंटर और समर पीएचडी प्रोग्राम्स फ्लोट होता है, तो ऐसे ही उसी टाइम पे ये जॉइंट प्रोग्राम भी फ्लोट होता है। तो इसमें इसके लिए आपको स्पेसिफिकली यूकेडार एक वेबसाइट है, UQIDAR, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड आईआईटी दिल्ली एकेडमी ऑफ रिसर्च। आपको वहां पे जाके अपने रिसर्च इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली कोई टाइटल चूज करना होता है। देन यू नीड टू अप्लाई। फिर इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन के टाइम पे जैसे एसओपी होता है, इसमें एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI फिल करना होता है, जिसके बेसिस पे आपके सुपरवाइजर्स जो है वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। वंस यू आर शॉर्टलिस्टेड, यू आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बाय द पीआई। So it will be a short committee, just the supervisors, not the entire department or the committee. They'll interview। उसमें आपको अपना ये बताना होता है कि आप कितना उस प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट फिट हो। तो उसमें आपसे जितने टेक्निकल टर्म्स होंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, तो इट विल बी द कंप्लीट टेक्निकल इंटरव्यू कि आप उस जो आपने प्रोजेक्ट या जो थीसिस टाइटल सेलेक्ट कर रहा है उसके लिए प्रॉपर फिट कैसे हो। इसमें ये है कि अब पता नहीं कितने हैं, बट लास्ट ईयर हम एक बार में दो प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते थे। ओके ओके। तो एक टाइम पे यू कैन अप्लाई फॉर 2। आपको दोनों से भी कॉल आ सकता है। एंड कुछ लोग ऐसा भी था कि वो दोनों में ही सेलेक्ट हो गए थे। तो उसमें आपकी चॉइस है कि आप किसी भी एक को चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर जब आपके सुपरवाइजर्स की इंटरव्यू हो जाएगा, फिर उसके बाद आता है रिटन टेस्ट, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और फर्स्ट इंटरव्यू एलिमिनेशन राउंड होता है। इसके बाद आप शॉर्टलिस्ट होते हो, बट रिटन वाला is not a elimination round. उसमें they just check your writing skills and your general basic vocabulary and aptitude.
सो एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसमें बेसिक एप्टीट्यूड और वोकैबुलरी वगैरह होता है, और उसके बाद एक होता है रिसर्च राइटिंग वाला। तो दे गिव यू लाइक 10 to 15 पेपर्स, उसमें से आपको एक शॉर्ट पेपर सेलेक्ट करना होता है और उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं। उसमें एलिमिनेशन नहीं होता, वो बस इस चीज के लिए होता है कि अगर एक ही प्रोजेक्ट के लिए 2-3 लोग हैं तो लाइक प्रेफरेंस किसको देनी है, प्रेफरेंस हो जाए। काइंड ऑफ। फिर हाँ, मतलब मार्क्स आएंगे तो अगर कोई 2 लोग सेम उसमें हैं तो मार्क्स में। इसके लिए। हाँ, फिर आता है ACOS कमिटी का इंटरव्यू, दैट इज मोर ऑफ अ HR काइंड ऑफ इंटरव्यू, बिकॉज उसमें जो कमिटी होगी उसका आपका सुपरवाइजर से कोई रोल नहीं होगा। तो इवन इफ you are recommended by your own supervisor, potential supervisors, they have no say in that, so it will be by the entire committee। उसमें 3-4 लोग उधर के होंगे, 3-4 लोग IIT दिल्ली के होंगे। और फिर उनका बेसिक मोटो होता है कि why do you want to join this program और why this particular project। so from introduce yourself to just checking if you are like right fit for the position, they do that। और फिर उसके बाद रिजल्ट आता है। ओके, मतलब ये जो प्रोसीजर है वो 3 स्टेप में हुआ। फर्स्ट इंटरव्यू, जिसमें आपका एलिमिनेशन राउंड होता है। सेकंड आपका रिटर्न टेस्ट होता है, ठीक है। वो उस बेसिस पे होता है कि आपको रिसर्च पेपर दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको उसको कोई भी सेलेक्ट करके आई थिंक उसको सबमिट करना होता है, ठीक है, लिख के, रिटर्न करके। और हाँ, सेकंड सेकंड समराइज करना होता समराइज है, करना एक होता है। एप्टीट्यूड और एक रिसर्च राइटिंग। और थर्ड जो इंटरव्यू हम्म होता है वो एक तरीके से वो आपके सुपरवाइजर नहीं लेते। वो मैं दी ने जैसे बताया कि कुछ आईआईटी दिल्ली के होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के होते हैं। तो दी इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। तो फर्स्टली जो इंटरव्यू होता है, ठीक है, कि जैसे हमने अप्लाई कर दिया, एसओपी जो भी होता है, हमारा जो सीवी होता है, एसओपी होता है, उसको हम अप्लाई कर देते हैं इस वेबसाइट पे, ठीक है। देन आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू किस टाइप का होता है, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उस इंटरव्यू में, तो वो आप थोड़ा सा आइडिया दे सके तो। हाँ, इंटरव्यू में जैसे मेरा बायोटेक बैकग्राउंड था, बट मेरा जो थीसिस टाइटल जो मैंने सेलेक्ट करा था उसमें जो मेरे 2 सुपरवाइजर्स थे उसमें IIT दिल्ली वाले केमिस्ट्री डिपार्टमेंट्स हैं, और उधर है ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इंजीनियरिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। तो केमिस्ट्री और बायोटेक, तो इधर वाले जो सुपरवाइजर है वो केमिस्ट्री बैकग्राउंड था। हाँ, और मेरा बैकग्राउंड बायोटेक था। तो उनका रिसर्च क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब हाँ, एक मेन चीज ये है कि इस प्रोग्राम में बहुत सारी अलग अलग ब्रांच के लोग होते हैं। तो उसमें साइंस वाले भी होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंजीनियरिंग वाली सब ब्रांचेस होंगी इसमें। पॉलिसी और मैनेजमेंट, हर हर मतलब फील्ड की जितने डिपार्टमेंट हर IIT दिल्ली में है, हर डिपार्टमेंट से प्रोजेक्ट्स फ्लोटेड है, हम्म, हर फील्ड के हैं। तो इट्स नॉट जस्ट कि साइंस बैकग्राउंड वाले, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले, मैनेजमेंट, पॉलिसी, एनवायरमेंटल, हाइड्रोलॉजी, सब कुछ है। तो उसमें फिर जैसे मेरा बायोटेक था, और मेरे मास्टर्स में मुझसे जो मेजर क्वेश्चंस पूछे गए थे, मेरे मास्टर्स की जो थीसिस थी उससे रिलेटेड पूछे थे, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट उसी से रिलेटेड था। मास्टर्स में भी वो नैनो पार्टिकल और बायोलॉजिकल इंटरेक्शन का था। तो उनका क्वेश्चन पहले तो यही था कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की हूँ, आप कोप अप कर पाओगे या नहीं। तो उसमें बताना होता है कि जैसे तब भी मेरा नैनो पार्टिकल सिंथेसिस और कैरेक्टराइजेशन वाला पार्ट था, तो बायो में होके भी करा है, और वो सेम चीज ओवरलैप हो रही है केमिस्ट्री में भी। तो वो चीज फिर जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे, जो जो टेक्निक्स मैंने वहां सीखी, उसको आप यहाँ कैसे लगा सकते हो। तो बहुत सारे एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर कोई एक सिचुएशन आए तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, एक्सपेरिमेंट में कोई फेल हो जाए तो और क्या ऑल्टरनेटिव टेक्निक से आप उसको कैरेक्टराइज कर सकते हो इफ अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज नॉट वर्किंग। तो इस तरह के क्वेश्चन, फिर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो आपने जो काम किया है पीछे, वो एमटेक में जो आपने थीसिस लिखे हैं, जो हाँ प्रोजेक्ट किया है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, राइट।
तो उससे हाँ आप मतलब वो मतलब ये टेक्निकल इंटरव्यू आपके अपने हाथ में होता है ना, आप उसको किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो। अगर एग्जैक्ट आप जैसे जो कुछ लोगों का होता है कि उनका रिसर्च एक्सपीरियंस इतना नहीं होता मास्टर्स के टाइम पे, क्योंकि कोर्सेज ही होते हैं राइट राइट थ्योरेटिकल, तो वो और ज्यादा थ्योरी पे फोकस करते हैं। मेरे में था कि आई हैड अ रिसर्च एक्सपीरियंस, तो मैं उन दोनों को क्लब करके कोशिश करा कि इसको इससे कैसे रिलेट कर सकते हैं, ओके ओके तो कि दैट कितना काइंड ऑफ सिमिलर है, या जो मेरी लर्निंग्स हैं वो मैं यहाँ कैसे अप्लाई कर सकती हूँ। एग्जैक्टली। तो दी ने बहुत अच्छे से इंटरव्यू के बारे में बताया कि आपने जो काम किया है उसके बारे में ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो दी अब जो सेकंड स्टेप है हमारी, जो रिटर्न होता है थीसिस पेपर का, रिसर्च पेपर का जो रिटर्न होता है समराइज करने का, और जो एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, तो दी ने जैसे बताया कि वो एलिमिनेशन राउंड नहीं होता, वो जस्ट आपके एक तरीके से दे सकते हैं कि आपको चेक कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो दी वो कैसा होता है, हम्म। मतलब वो इट्स काइंड ऑफ मॉडरेट या मतलब ओके, हाई लेवल कुछ? इट्स अ इट्स अ 2 आवर एग्जाम। जिन ओके। लोगों ने गेट दिया है, तो गेट में जो जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आता है हम्म। वो काफी कुछ वैसा ही सिमिलर होता है, तो इट्स नॉट वेरी हार्ड अगर तुमने गेट की प्रिपरेशन करी है। मतलब मॉडरेट है, जो लोग प्लेसमेंट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं जनरल एप्टीट्यूड, तो वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता। अगर आप लास्ट टाइम पे भी थोड़ा ब्रश अप करोगे तो हो जाएगा। तो 2 आवर का एग्जाम होता है, 1 आवर इज डेडिकेटेड फॉर दिस क्वेश्चन आंसर राउंड। ओके। 1 आवर भी नहीं, 30 मिनट्स में यू नीड टू सॉल्व। हाँ, उसमें फास्ट होना जरूरी है, बिकॉज दे शो यू द क्वेश्चन एंड यू नीड टू राइट द आंसर, राइट so it आंसर। needs to be fast। और जो रिसर्च राइटिंग वाला पार्ट होता है उसमें होता है कि यू गेट 1 आवर। ओके उस 1 घंटे में यू नीड टू सेलेक्ट द पेपर, और वो शॉर्ट पेपर होते हैं, 1-2 पेजेस वाले ओके। शॉर्ट रिसर्च पेपर्स। सो यू नीड टू सेलेक्ट द पेपर एंड उसमें सिर्फ वो लिखना होता है कि की फाइंडिंग्स क्या थी, कंक्लूजन क्या था, समराइज करो, या तो फिर ऑल्टरनेटिव्स क्या हो क्या सकते हो हैं, सकता है? या इनकी लिमिटेशंस क्या थी। इस तरह के क्वेश्चंस, मतलब जो जनरल सबके लिए चल रहा जनरल, ओके ओके। है, या तो फिर कुछ जनरल क्वेश्चंस की बेसिकली उस जो भी आपने पेपर सेलेक्ट करा है उसका उसका एक छोटा जिस्ट निकाल के दे दो कि हम्म। आपने क्या समझा उससे। एग्जैक्ट। तो इट्स लाइक मतलब मॉडरेट रहता है कि अगर जो गेट की प्रिपरेशन जिसने की हो, और एप्टीट्यूड वाले में वो जैसे स्पीड का आपने बताया कि स्पीड थोड़ी मेंटेन रखनी पड़ती है। तो दी जैसे इससे रिलेटेड एक हाँ, क्वेश्चन है, ये जो पेपर कंडक्ट होता है आई थिंक वो वहां से कंडक्ट होता है ऑस्ट्रेलिया से, या आईआईटी दिल्ली वाले कंडक्ट करवाते हैं? जो ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए वो लोग करवाते हैं। वैसे कॉमन प्लेटफॉर्म होता है, तो कि मतलब क्योंकि हमारे टाइम पे ऑनलाइन था, यस। तो दोनों जगह के लोग होते हैं। ओके, दोनों जने तो के। हर इंटरव्यू स्टेज पे दो, मतलब क्योंकि पूरा ही जॉइंट है, तो हर स्टेट पे दोनों जगह के लोग होंगे। ओके ओके। तो इसमें फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में भी दोनों सुपरवाइजर्स होंगे, जो फाइनल कमेटी वाला इंटरव्यू होगा उसमें भी दोनों जगह के लोग होंगे, और इसमें भी। ओके ओके। तो दीने कैसे अप्लाई करते हैं और कैसा प्रोसीजर रहता है फॉर सिलेक्शन का, उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया। दी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि थोड़ा सा आप अपने पीएचडी टॉपिक के बारे में आइडिया दे सको कि मतलब फ्यूचर कैसा स्कोप रहता है इस टॉपिक में, कोई अगर चूज करना चाहे तो आप थोड़ा सा आइडिया दे सको। अगर किसी को अपने लिए चूज करना है तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसी भी चीज पे उस पर मत जाओ कि इसका मतलब और लोग क्या सोचते हैं, तुम्हें इंटरेस्ट होना चाहिए। पीएचडी इज मोर अबाउट इफ यू आर इंटरेस्टेड। वो किसी को देख के नहीं चूज करना कभी भी, नहीं तो रोगे। मतलब पीएचडी इज लाइक, अगर मन है तो ही करो, नहीं है तो फिर मतलब यू विल सफर ड्यूरिंग द जर्नी, क्योंकि बहुत बार फेल्ड रिजल्ट्स आते हैं, बहुत रोना धोना, सुपरवाइजर डांट देते हैं, और सब। हाँ, एक मेन चीज है कि सुपरवाइजर के बारे में पता करके रखना पहले से, कि ऐसा ना हो कि वहाँ का वर्क कल्चर और लैब एनवायरनमेंट ऐसा हो कि 7-8 साल लग रहे हैं। हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो ज्वाइंट पेज है इसका फिक्स टेन्योर है 4 साल। ओके तो somehow you will need to complete it in 4 years. So 3 years in IT Delhi and 1 year in Queensland.
तो और ये कोलैबोरेटिव है, तो दोनों तरफ से प्रेशर रहता है कि खत्म करना ही है, काम करना है, राइट। उसको खींच नहीं सकते हो। और जैसे नॉर्मल पीएचडी में होता है कि अगर वो 5 के बाद 6 या 7 साल पे जा रहा है तो सिर्फ स्टाइपेंड रुकता है, बट 7 साल तक आप कर सकते हो। इसमें ये क्योंकि ये जॉइंट है, तो अगर वो 4 के बाद खींचा तो तुम ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, तो शायद कोई भी नहीं देगा फिर डिग्री। एग्जैक्टली। आप शायद नॉर्मल आईटी दिल्ली में कन्वर्ट भी नहीं करवा सकते, क्योंकि हम यहाँ पे जैसे मेरा केमिस्ट्री, मेरे सुपरवाइजर इज फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, तो माय सुपरवाइजर इज फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, बट आई डोंट बिलोंग टू केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। हमारा वो जो अलग डिपार्टमेंट है, हम उसी के स्टूडेंट्स हैं। तो तो उसको कन्वर्ट करा के केमिस्ट्री का नहीं करेंगे। मतलब इसमें इसमें अगर हमको जाना है तो बहुत सोच समझ के सारी चीजों को समझ के जान के फिर ही हमको इसमें एनरोल करना चाहिए, राइट। आप ने बहुत, हम इस क्वेश्चन पे आने वाले भी थे दी कि पीएचडी किन स्टूडेंट्स को ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो हाँ दी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। जैसे दी ने बताया कि आईआईटी दिल्ली में आपको 3 इयर्स अराउंड देना पड़ता है एंड 1 ईयर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना ही पड़ता है, ठीक है। तो उसका क्या रहता है जी, मतलब अगर हाँ। किसी के माइंड में कंफ्यूजन हो कि स्टार्टिंग में ही जाना पड़ता है या फिर उसके लिए कुछ होता है एक्स्ट्रा कुछ, तो वो ओके, चीज अगर। हम्म। ऑफिशियली जो मेंटेन्ड है वो ये है कि फर्स्ट ईयर इन आईआईटी दिल्ली, सेकंड ईयर इन क्वींसलैंड एंड थर्ड फोर्थ बैक टू आईआईटी दिल्ली। बट क्योंकि प्रोग्राम 2017 या 18 में स्टार्ट हुआ था और उसके बाद ही, नहीं 19 में स्टार्ट हुआ था आई गेस, तो उसके बाद ही कोविड वगैरह आ गया, तो बहुत से लोगों का वीजा डिले हो गया। ओके। फिर और ये एशियन वीजा के साथ थोड़ा इशू चल रहा है कि जितना इंडिया या चाइना को ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीजा मिलने में थोड़ा इशू हो रहा है। लकीली हम लोगों को मिल गया, बट वहाँ वीजा डिले हो रहा है। तो और कुछ लोग को होता है कि उनको अपने काम के अकॉर्डिंगली प्लान करना होता है कि उनको थोड़ा लास्ट में जाना होता है। आप फर्स्ट ईयर में नहीं जा सकते, ओके। फर्स्ट ईयर में यू नीड टू स्टे इन आईआईटी दिल्ली। हाँ मतलब होस्ट इंस्टीट्यूट, जैसे जो ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स हैं उनको सेकेंड ईयर में इंडिया आना होता है ऐसा। ओके। तो मतलब फर्स्ट ईयर में आपको अपने होस्ट इंस्टीट्यूट में रहना पड़ेगा। ओके। फिर उसके बाद एक जैसे इंडिया में होता है कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम, उसका एक सिमिलर चीज उधर होती है फर्स्ट माइलस्टोन। तो वो फर्स्ट ईयर में फिनिश हो जाना चाहिए। जो फर्स्ट ईयर का एंड होता है उसमें यू नीड टू कंप्लीट योर फर्स्ट माइलस्टोन, और इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम दैट इज द सेम थिंग। ओके। तो अगर आपका कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट होने के बाद ही यू आर एलिजिबल टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद अब करंट सिनेरियो में ऐसे कि आप सेकेंड थर्ड फोर्थ कभी भी जा सकते हो, लेकिन वहां पे एक ही साल के लिए रुकना होता है। अगर आपको कोई एक्सटेंशन वगैरह चाहिए तो वो अगर आपका सुपरवाइजर फंड कर रहा है या काम का रिक्वायरमेंट है, उस पर उस पे मेजरली डिपेंड करेगा। उस पे डिपेंड करता है। मतलब बेसिकली दी ने बताया कि ऑफिशियली जो है वो 1 ईयर तो आपको आईआईटी दिल्ली में स्टे करना पड़ेगा। देन आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में आप पे डिपेंड करता है, आपके काम पे डिपेंड करता है, आपके सुपरवाइजर पे डिपेंड करता है। तो जी बहुत सी चीजों पे ये चीज डिपेंड करती है कि आप कौन से ईयर में जा रहे हो, ठीक है। और उसके लिए एक, जैसे हमारे मिड सेमेस्टर एंड सेमेस्टर होते हैं आईआईटीज में, ठीक है, जिसको दी ने कॉम्प्रेसिव एग्जाम बोला, तो वैसे ही वहां पे माइलस्टोन के नाम से होता है। तो दी वो पेपर आपको यही देना पड़ता है, राइट? मैं सही समझ रहा हूँ? फर्स्ट माइलस्टोन आपको इधर ही देना पड़ेगा। ओके। तो मतलब उनके 4 माइलस्टोन होते हैं हर ईयर के एंड पे, फर्स्ट माइलस्टोन, सेकंड माइलस्टोन, थर्ड माइलस्टोन और फोर्थ। फोर्थ माइलस्टोन। यहाँ पे सेमेस्टर वाइज प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है फोर्थ माइलस्टोन। तो ये। उधर के 4 माइलस्टोन होते हैं, इधर हमें 8 प्रोग्रेस रिपोर्ट्स देनी होती है हर हाफ हाफ ईयरली, उस पे हाफ हाफ ईयरली। ईयरली बेसिस पे। तो हाफ ईयरली तो एक पूरा साल के बाद कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम देना होता है, वो देने के बाद आप जा सकते हो। और फिर उसके बाद माइलस्टोन कंप्लीशन चलता रहेगा, तो आदि वो उसमें आप जो, किधर भी कर सकते ओके, तो ये जो एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या मतलब रिसर्च वर्क के बारे में बताना पड़ता है या फिर कुछ कोर्स वर्क होता है? हो। नहीं जो फर्स्ट माइलस्टोन होगा या जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम होता है उससे पहले क्योंकि कोर्स वर्क करा होता है, तो उसमें आपको कोर्स वर्क और
मतलब मेजरली लिटरेचर रिव्यू या रिसर्च गैप फाइंड करना, और थोड़ा बहुत जो भी एक्सपेरिमेंट करा होता है उसका डेटा प्रेजेंट करना होता है। उसके बाद इट्स कम्प्लीटली रिसर्च की तुम्हारी प्रोग्रेस क्या रही है, इट्स एंटायरली प्रोग्रेस रिपोर्ट। हाँ, जैसे नॉर्मली पीएचडी में होता है कि आईआईटीज में जो नॉर्मली हाँ होता है कि फर्स्ट ईयर आपको कोर्स वर्क करना पड़ता है, देन आप लैब वर्क में कंटिन्यू करते हैं, फिर आपको हर ईयर मतलब प्रोग्रेस हाँ देनी पड़ती है। ओके ओके। तो ये हाँ हाँ, वही वही। दी ने बताया कि एक्चुअली में क्या पूरा 4 ईयर का क्या सिनेरियो रहता है पीएचडी का, दोनों कोलेब्रेशन में। ठीक है दी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि आपने इस चीज को प्रिफर क्यों किया? मतलब अगर कोई ऐसे सोचे कि मैं ये चीज कौन, मतलब कोई स्टूडेंट कर सकता है इस चीज को प्रेफर, क्या होना चाहिए कि आपने क्यों प्रेफर किया? आपके एक्सपीरियंस से आप शेयर कर सकते मेरा ये था कि इसमें इंडिया में रह के इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का फायदा मिल रहा था अलोंग विद द डिग्री। मतलब आप कोलैबोरेट वैसे भी कर सकते हो, बट उसमें वो सिर्फ एक आपका जो भी रिसर्च पेपर होगा उसमें कोलैबोरेशन की तरह आएगा, आप उधर के स्टूडेंट की तरह एनरोल नहीं होगे। अब यहाँ पे एनरोलमेंट आईडी हमारे पास दोनों इंस्टीट्यूट की है, तो हैं? एक लॉन्ग टर्म में आप इंडिया भी रहोगे और आपके पीएचडी टेन्योर में आप बाहर भी जा सकते हो एज अ प्रॉपर स्टूडेंट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। और अगर सिर्फ इंडिया में रह के पीएचडी करो तो उसका टेन्योर कम हो रहा है कि 5 की जगह 4 साल में कंप्लीट हो जाएगी। हम्म। एक और एडिशनल बेनिफिट इसमें ये है कि यू गेट एक्स्ट्रा स्टाइपेंड कंपेयर टू द अदर पीएचडी स्टूडेंट्स। जी। तो वी गेट एक्स्ट्रा 10,000 पर मंथ। इससे अपार्ट ये है कि बहुत से लोगों का ये होता है कि वो फुल टाइम पीएचडी के लिए बाहर नहीं जा सकते, बट एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तो जा ही सकते हैं। तो वो एक बेनिफिशियल पार्ट होता है। जैसे मैं पूरे फुल पीएचडी बाहर से नहीं कर सकती थी, ओके। मुझे था कि इंडिया में खत्म करना है, तो एक एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। मतलब आपको दोनों एक्सपीरियंस मिल जाएंगे, और जो आपकी डिग्री होगी वो भी दोनों से रिलेटेड होगी, वो भी दोनों दोनों इंस्टीट्यूट रिलेटेड। आपको कोलेबरेट करके आपको डिग्री देंगे। तो दी बेनिफिट्स तो आपने बहुत सारे बता दिए इस चीज के। तो ठीक है, जहाँ बेनिफिट ज्यादा होते हैं ना वहाँ ड्रॉबैक्स भी, मतलब बहुत सारी कमियां भी होती है दिमाग में। ठीक है, तो इसमें जैसे कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आए कि प्रेशर कैसा होता है, जैसे जो नॉर्मल पीएचडी हम आईआईटी से कर रहे होते हैं स्टूडेंट, और आप जो पीएचडी कर रहे हैं, तो उसमें क्या नॉर्मल डिफरेंस है? पीएचडी से इसमें थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि टाइम कम है, तो काम जल्दी करना होता है। काम जल्दी कर। और क्योंकि दो अलग अलग यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर्स हैं, तो मतलब दोनों के अपने आइडियाज होते हैं एंड समटाइम्स उन दोनों के आइडियाज सेम नहीं होते और वो क्लैश करते हैं, तो तुमको मैनेज करना पड़ता है कि दोनों को सेटिस्फाई कैसे करना है। कि क्योंकि दोनों सीनियर फैकल्टीज होते हैं, तो मतलब और अगर वो दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं तो एक के लिए दूसरे को अपना काम समझ नहीं आता उस हिसाब से। तो अगर उन दोनों में बॉन्डिंग अच्छी नहीं है तो तुम्हारा काम काफी हद तक हैम्पर हो सकता है, जो कि जनरली उनमें अच्छी ट्यूनिंग बन जाती है। वो उसके लिए आपको स्टार्टिंग में एक फाउंडेशन बना के रखना चाहिए कि हाँ स्टेप बाय स्टेप कि वहां जाके ये करना है और इससे पहले ये करना चाहिए। उनका काम में सिमिलैरिटी, ओवरलैप और थोड़ा सा डिफरेंस मेंटेन रखो तो बेटर है। फिर दूसरा ये क्योंकि ये नया है और हम अपने इंस्टीट्यूट के जो एक्चुअल डिपार्टमेंट्स है उसको बिलोंग नहीं करते, तो उसके लिए थोड़े चक्कर काटने पड़ते हैं ऑफिस में कि कोई कोई काम नहीं होते या बहुत से लोगों की चीजें जो है जो स्मूथली हो जाती है क्योंकि वो रोज का काम है। हमारे यस लिए वो यस रोज का यस काम यस। नहीं है, तो थोड़ा इशू होता है क्योंकि बहुत से रूल्स रेगुलेशन ऐसे होते हैं जो नहीं पता होते, तो उसके लिए पूछो, इधर उधर जाओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे कर सकते हैं। और एक और नेगेटिव लिमिटेशन आई वुड से ये भी है, मतलब वो लिमिटेशन और पॉजिटिव दोनों है कि जैसे एक बैच में किसी एक डिपार्टमेंट में 4-5 लोग लिए जाते हैं तो वो एक बैच जैसा होता है। राइट। हमारे केस में होते हैं वो 10-15, बट वो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग, ओके ओके। और आपके कोर्स भी सेम नहीं होंगे। तो आपको एक पॉइंट पे ऐसा भी मतलब स्टार्टिंग में एटलीस्ट ये लगता है कि आपको कोई बैचमेट ही नहीं है। ओके। जब आप बीटेक एमटेक या बैचलर्स मास्टर्स से आप एक ग्रुप से आते हो तो आप एक अलोन इंडिविजुअल होते हो, तो यू नीड टू फाइंड योर पीपल।
यस यस। बट फिर जब वो मिल जाते हैं तो फिर आपका नेटवर्क ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि आपके पास हर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। राइट राइट राइट। वो वही चीज होगी ना दी, कि हर चीज के तो बेनिफिट्स है तो देन उसके साथ कुछ तो हाँ ड्रॉबैक्स आएंगे ही आएंगे। तो अभी आपके साथ हाँ, तो बैचमेट इस है सब या फिर आप में अलोन ही वर्क कर रहे हैं अपना? नहीं नहीं, वो लोन वाला फर्स्ट सेमेस्टर तक था। उसके बाद हम लोगों ने अपना मतलब बैच को इधर कोहोर्ट बोलते हैं, तो कोहोर्ट के लोगों को इकट्ठा करके के we get to know each other because we need to plan our travel together। के ओके वहां ओके। पे भी तो जाके रहना है, तो वो जो अपने साथ वाले हैं उन लोगों के साथ ही थोड़ा बॉन्डिंग रहे तो बेटर है, चीजें थोड़ा इजी हो जाती हैं। हाँ, दूसरा ये है कि अगर आपका वीजा डिले हो गया, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बहुत ज्यादा वीजा के साथ इशू आ रहे थे, तो आप अपना काम जो है प्रॉपरली प्लान नहीं कर पाते हो। इधर रहना है, उधर जाना है, इधर से रैप अप करना कब शुरू करें कि इसके आगे वहां कंटिन्यू करें। आपने सपोज प्लान करा था आप मार्च में चले जाओगे, वीजा ही नहीं आया, वीजा ही नहीं तो अब आया। वो मार्च से जून तक क्या करोगे? ओके ओके। तो अपना यहाँ काम फैला सकते हो, उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, और अगर इधर कर लिया और वो लंबा है, फिर वहां कब जाओगे? तो उस चीज के साथ थोड़ा दिक्कत है। मतलब नॉर्मली पीएचडी से तो मेरे को ये लग रहा है कि थोड़ा सा नहीं, बहुत मतलब हेक्टिक मामला है इस चीज में। ठीक है, क्योंकि आपके हाथों में कुछ चीजें है ही नहीं। ठीक है, जैसे वीजा आपके हाथ में नहीं है। हाँ ठीक है, तो इस डिपेंड आपके हाँ। आप पे तो वो चीज डिपेंड ही नहीं कर रही। ठीक है, जो काम है वो हम्म, भी दो प्रोफेसर के बीच में बट गया। ठीक है, तो इट्स हाँ लाइक इस मतलब मैं तो कंपेयर अगर करूँ तो थोड़ा सा ये बहुत ऊपर ही है। क्योंकि नॉर्मली पीएचडी में तो क्या होता है कि आपको बैचमेट बहुत सारे मिल जाते हैं, आपका एक पूरा बैच होता है 13-14 स्टूडेंट का। तो आप एक ही वर्क कर रहे हैं वहां पे। बट अब ये जो दी कर रही है और ऐसा जो कोर्स है, उसमें दी ने जैसे बताया कि 6 मंथ जो कोर्स वर्क था उसमें दी अकेली ही थी। ठीक है, अब तो दी ने बहुत सारे बैच कोलिब्रेशन कर लिया है, बैचमेट्स के साथ है। ठीक है दी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि पीएचडी किनको प्रेफर करनी चाहिए? बोथ, जो आप पीएचडी कर रहे हैं वो वाली, देन और नॉर्मल पीएचडी, किन स्टूडेंट्स को प्रेफर करनी चाहिए? पीएचडी कोई भी करो, सिर्फ तब करो अगर आपका मन है। पीयर प्रेशर में आ गया, जॉब नहीं लग रही इसलिए पीएचडी करनी है, 2 साल बाद गिव अप कर दोगे। मतलब बहुत से लोग हैं जो पीएचडी के साथ साथ जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहते हैं, या फैमिली प्रेशर अगर कुछ है तो वो कुछ और चीज के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप अपना प्रॉपर टाइम डिवोट नहीं कर पा रहे तो इशू है। तो इफ कि यू आर फोकस्ड एकेडमिक्स में जाना है, या इवन अगर जॉब में भी जाना है रिसर्च रिलेटेड, देन इट्स वेल एंड गुड। एंड इफ यू आर रेडी टू गिव योर एवरीथिंग फॉर 4-5 years टू रिसर्च, और अगर दूसरे प्लान्स हैं, एंड स्पेशली इफ यू आर लुकिंग फॉर मनी इन अ शॉर्ट रन, तो पीएचडी तो बिल्कुल मत करो। कि अगर पैसा चाहिए तो फिर नहीं है वो, स्टार्टिंग में तो नहीं ही है। अदरवाइज इफ यू आर पैशनेट अबाउट रिसर्च या साइंस फील्ड में रहना है या एकेडमिकली करना है, तो इट्स वेरी गुड। ओके ओके। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे दी ने उस पॉइंट को कवर कर ही लिया कि बहुत सारे स्टूडेंट स्टाइपन को सोच के ही मतलब पीएचडी ज्वाइन कर लेते हैं कि जॉब नहीं लग रही है तो पीएचडी कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, बट तो मत करो, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको क्योंकि भी फिर दिक्कत होती है। बीच में आइडिया लगता है कि उसमें बहुत सारी चीजें होती है जो देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो दी मतलब कौन सी चीजें हैं जो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पेशेंस हो गया, एक दो पॉइंट्स और आपके एक्सपीरियंस मतलब बता सको कि हाँ ये पॉइंट्स होने चाहिए अंदर जो पीएचडी ज्वाइन कर सकता पेशेंस तो बहुत ज्यादा चाहिए, है? और एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर। तो तुम्हारे 100 एक्सपेरिमेंट में से एक या दो ही वर्क करेगा, उसमें बहुत जल्दी पैनिक नहीं होना कि अगर स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं आएंगे, तो उसमें अगर पैनिक हो गए, स्टार्टिंग से ही दुखी हो गए, तो बहुत इशू आता है। तो पेशेंस और प्लानिंग बहुत चाहिए। यू नीड टू प्लान योर वर्क बिफोर डिजाइनिंग, और रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। मतलब अगर आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते रहो बट आपको एक्चुअल नॉलेज नहीं है, तो आप बहुत सारी चीजें रेजेंट वेस्ट ही करोगे। तो उससे बेटर है कि अच्छे से पढ़ो, सोचो कि क्या चीज हो सकती है क्या नहीं हो सकती, उसके बाद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो। ये मेरा तरीका है। कुछ लोग होते हैं दे
हिट एंड ट्राई लॉट ऑफ थिंग्स, उसमें से कुछ ना कुछ तो वर्क कर जाएगा। हम्म, तो अब वो भी कर सकते हो कि जो वर्क करा वो वैसे क्यों वर्क करा। हम्म, फिर आते मतलब, और थोड़ा टॉर्चर सहने के लिए भी तैयार रहो। ओके। पीएचडी इज अ बिट टॉर्चरस। और मतलब अब अपने काम से डिटरमाइंड रहो कि ये करना ही है। एग्जैक्टली। मतलब बहुत ज्यादा इधर उधर से डिस्ट्रैक्ट हो गए तो दिक्कत है। और कंपैरिजन नहीं करना कभी दूसरे के और अपने में। हेल्दी कंपटीशन इज ओके, बट अगर तुम कंपैरिजन पे आ गए तो फिर चीजें थोड़ा खराब ही होंगी। तो जितना अपने काम पे ध्यान दो, और कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको दूसरे से बात करके नए नए आइडियाज आते हैं। बात करो, और फिर जब पीएचडी में आ जाते हो तो आदत ही पड़ जाती है कि चाय पीने भी जा रहे हो तो रिसर्च की बात करोगे। तो यस। दूसरे का सुनोगे दुखड़ा उसमें, अच्छा तू ये भी कर सकता है, ये ट्राई करके देख लो, तुम्हारी लैब में ये चीज है या नहीं है तो तुम उसको यूज कर सकते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है और तुमको ट्राई करके देखना है, तो तुम्हारे दोस्त होंगे तो वो जो यस। ट्रायल है वो थोड़ा इजी हो जाएंगे। यस। तो कन्वर्सेशन तो दी हर फील्ड में ही मतलब यूजफुल रहती है कि आप किसी से बात करोगे तो आपको नए आइडियाज पता चलेंगे। ठीक है, तो दी ने इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से बताया कि मतलब स्टूडेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए, ऐसी चीजें होती हैं पीएचडी में। और ये दी ने खुद का रियल एक्सपीरियंस बताया है। ठीक है। दी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो आपका टॉपिक है नैनो बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें वर्क हाँ कैसा जी। रहता है? मतलब वर्क लैपटॉप पे या लैब वर्क ज्यादा रहता है? ऐसा कुछ आइडिया दे सको? मे, मेरा मेरा वेट लैब वाला वर्क ज्यादा है। तो जी। मेरा है अप कन्वर्जन नैनो पार्टिकल सिंथेसिस फॉर डायग्नोसिस। एक लेमन टर्म में ऐसा है, जैसे जो ये शुगर टेस्टिंग की चिप बन गई है ना, कि ब्लड लो और तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा कि डायबिटीज है या नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ। तो हाँ, तो उस तरह का कुछ, बट फॉर मल्टीपल डिसीज डायग्नोसिस, कि एक ही चिप में बहुत सारे डिसीजेज आप डायग्नोस कर सकते हो। तो मेरा अभी एक्सपेरिमेंटल वर्क है, तो वो जो चिप मेकिंग पार्ट है वो शायद बाद में आए या फाइनल स्टेजेस में आए। अभी के लिए नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज करना और बायो कंपैटिबल बनाना मेरा मेन फोकस है। मतलब एक्सपेरिमेंटल वर्क आई थिंक ज्यादा है कंपेरिजन टू थ्योरेटिकल। हाँ, मेरा प्रॉपर प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल है। ओके, ओके। तो दी वीडियो मीटिंग एंड होने वाली है तो हम भी ज्वाइन करते हैं।